तो कल हम लोग एसिटिक एसिड के बहुत सारे चीजों को समझ लिए थे और आज एसिटिक एसिड का जो आगे का पार्ट बचा हुआ था हम उसको डिस्कस करेंगे। तो एसिटिक एसिड में जो अगला बात था हम लोग का वो था, एलन साहब ने बोला था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या चीजें जो है एसिटिक एसिड में इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बोला था कि एसिटिक एसिड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फीमेल के लेकर, वो है सावर बेल्चिंग। क्या बोले थे उन्होंने? सावर बेल्चिंग एंड वोमिटिंग। बेल्चिंग के साथ क्या रहेगा? वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के समय में। तो सबसे पहले बेल्चिंग को समझिए। सावर का तो मतलब समझते हैं सब लोग कि खट्टा होता है बेसिकली। तो सावर और बेल्चिंग, बेल्चिंग जो है, जो वर्ड है उसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वर्ड हम लोग के क्लिनिकल प्रैक्टिस में डेली यूज होता है। तो बेल्चिंग क्या है ना कि स्टमक से बेसिकली क्या होता है कि स्टमक से गैस माउथ की तरफ, गैस जो है माउथ के थ्रू, माउथ के थ्रू जो है पास करता है, थ्रू माउथ के थ्रू रिलीज होता है। ठीक है। तो जो स्टमक है, स्टमक का जो, ये हमारा स्टमक है, तो स्टमक के अंदर जो अगर गैस बना हुआ है और ये इधर ऊपर जाकर और यहाँ से माउथ के थ्रू बाहर निकलता है, इसी को हम रिलीज होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं बेल्चिंग। बेल्चिंग में बेसिकली, और यहाँ पर बेल्चिंग में एक खास कैरेक्टर लिखा गया है सावर। बेल्चिंग में एक खास कैरेक्टर क्या लिखा गया है? सावर। सावर का बेसिकली क्या होता है? खट्टा ढकार। बेसिकली अगर हम नॉर्मल भाषा में समझे तो लोग बोलते हैं कि हमें खट्टी ढकार आ रही है। ठीक है। तो ढकार जो है खट्टी आ रही है, तो ये एसिटिक एसिड में रहता है। प्रेगनेंसी के समय जो है उसको खट्टी ढकार आती रहती है। दूसरी चीज कि वोमिटिंग, वोमिटिंग के बारे में उन्होंने बात किया। वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के दौरान एक तो खट्टी ढकार, दूसरा जो है वोमिटिंग। यहां प्रेगनेंसी के कॉन्टेक्स्ट में वोमिटिंग की बात होगी, जहां पर वोमिटिंग में क्या होगा, जिसमें कि सावरनेस और बर्निंग, सावर और बर्निंग दोनों चीज की बात उन्होंने किया है। एक तो सावर बेल्चिंग की बात की है और दूसरा बर्निंग की बात वो कर रहे हैं। ठीक है। तो बर्निंग की बात हो रही है और साथ में वाटर ब्रास, वाटर ब्रास, वाटर ब्रास एंड प्रोफ्यूज स्लाइवेशन, प्रोफ्यूज स्लाइवेशन, यानी कि उसके मुंह में बहुत ज्यादा लार भी बनेगा। तो इन सब के साथ जो है वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी, बर्निंग, वाटर बाथ एंड प्रोफ्यूज स्लाइवेशन के साथ में सारी चीजें होती है। तो बेल्चिंग समझ गए हम लोग। और वोमिटिंग में जो प्रेगनेंसी, वोमिटिंग जो होगा प्रेगनेंसी के दौरान वो कैसा होगा? खट्टी होगी, उसमें जलन होगा वाटर ब्राथ के जैसे, और प्रोफ्यूज उसके साथ में बहुत मुंह में लार बनेगा। तो माउथ में पेशेंट को बहुत लार बनता रहता है। अच्छा, बर्निंग वाटर वॉश, यानी माउथ में सडनली लार्ज अमाउंट में वाटर या सलाइवरी फ्लूइड का आना गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के साथ। अब यहाँ पर जो वाटर ब्रास है, बेसिकली वाटर ब्रास में क्या होता है कि सडनली, अचानक से लार्ज अमाउंट में, सडनली क्या होगा? वाटर ब्रास का हम लोग लेंगे सडनली लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में क्या होगा? लार्ज अमाउंट में वाटर या सलाइवरी, वाटर या सलाइवरी फ्लूइड जो है ना माउथ में आ जाता है, आना ड्यू टू गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, ड्यू टू गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। तो मुंह में ना तुरंत पानी आ जाएगा गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की वजह से। ठीक है। तो अब यहां पर जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होगा भी ना, तो उसमें क्या आएगा? तो बेसिकली गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होने के बाद क्या होगा कि बर्निंग और एसिडिटी होगी, उसको बर्निंग या एसिडिक आएगा, बर्निंग रहेगा या फिर एसिडिक सेंसेशन उसको होगा। ठीक है। सो यहां पर अगर हम समझे तो एसिड रिफ्लक्स के साथ में एसिड रिफ्लक्स, सावर क्या होगा? सावर बर्निंग फ्लूइड, बर्निंग फ्लूइड, माउथ में वाटर सिक्रीशन, यानी माउथ में जो है स्लाइवेशन। तो ये सारी चीजें जो है एसिटिक एसिड में होता है। अब यहां पर एक बात उन्होंने बोला कि प्रोफ्यूज स्लाइवेशन, स्लाइवेशन भी प्रोफ्यूज डे एंड नाइट,
ठीक है, डे एंड नाइट, दिन में भी होगा और रात में भी होगा, यानी कि 24 घंटा जो है क्या होगा, स्लाइवेशन जो है होता रहेगा, मुंह में जो है बहुत ज्यादा लार बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने रखा है एक मेडिसिन लैक एसिटिक को, ठीक है, लैक एसिडम को, और दूसरा सलाइवेशन एग्रावेट एट नाइट, सलाइवेशन ओनली एग्रावेट एट नाइट, जिसमें मर्कसोल को उन्होंने रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिए कि डे एंड नाइट दोनों समय जो है एसिटिक एसिड में होगा, जिसमें कि लैक एसिड को भी रहता है, और रात में सिर्फ और सिर्फ किसको होगा, मर्कसोल को होगा। तो अभी हम थोड़ा सा इसका डीडी समझेंगे, इसका हम लोग थोड़ा सा डीडी करते हैं, किसके साथ, इसका डीडी कर लेते हैं लैक एसिड के साथ और दूसरा मर्कसोल के साथ। ठीक है, तो जो लैक एसिड है, बेसिकली लैक एसिडम में क्या है, लैक एसिडम, लैक एसिडम में स्लाइवेशन वर्स एट नाइट, स्लाइवेशन कब होगा, स्लाइवेशन बेसिकली वर्स एट नाइट, कब वो एग्रावेट होगा, वर्स एट नाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में मर्कसोल में एक्सेसिव स्लाइवेशन जो है बेसिकली उसका क्लासिकल पिक्चर है, मर्कसोल में जो है नाइट में इसको भी होगा, एक्सेसिव स्लाइवेशन जो है इसका क्लासिकल पिक्चर है, एक्सेसिव स्लाइवेशन जो है इसका क्लासिकल पिक्चर। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा आपको स्लाइवेशन, ऐसा नहीं है कि मर्कसोल में सिर्फ और सिर्फ रात में होगा एग्रावेट, लेकिन मर्कसोल में एक चीज आपको और देखने को मिल सकता है, मर्कसोल में कि मर्कसोल में क्या होता है कि एक्सेस स्लाइवेशन के साथ साथ क्लासिकल पिक्चर है, चाहे वो माउथ में अल्सर हो जाए, माउथ अल्सर, या एफ्टे के केस में आप देखेंगे तो हमेशा पेशेंट जो है, माउथ एफ्टे के केस में हमेशा पेशेंट जो है थूक फेंकता रहता है, थूक 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 करेगा। ठीक है, तो ये मर्कसोल उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी होता है, और मर्कसोल में अगर ये बात करेंगे तो उसमें ऑफेंसिव, ऑफेंसिव माउथ रहता है उसका, ऑफेंसिव माउथ रहेगा, माउथ में ऑफेंसिव माउथ, मेटालिक टेस्ट, ऑफेंसिव माउथ, मेटालिक टेस्ट रहेगा माउथ का, टंग जो है चेंज हो जाएगा, टंग का कलर जो है बेसिकली चेंज हो जाएगा, गम्स से ब्लीडिंग होगा। ठीक है, गम्स ब्लीडिंग होगा, तो ये सारी चीजें हैं, और लैक एसिड में वर्स एट नाइट एंड डे, तो ये उसको जो है बेसिकली दोनों टाइम चलता रहता है। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग बात कर लेते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में, कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, जिसमें कि एक हम लोगों ने पहले देखा है, और दूसरा देख लेता हूं कि उसके स्टमक में था, अभी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में दूसरा देख लेते हैं, डायरिया। डायरिया बेसिकली कब होता है, तो इसका जो डायरिया है ना, डायरिया में आप लोग सब लोग जानते हैं कि लूज स्टूल होता है, लूज फ्रिक्वेंट स्टूल, लूज एंड फ्रिक्वेंट स्टूल। ठीक है, जिसमें डायरिया कैसा है, इसका कोपियस है, बहुत अमाउंट में, ये कैरेक्टर याद रखने की चीज है, क्योंकि हमें रेमेडी के साथ ना उनका कैरेक्टर को याद रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला चीज उन्होंने क्या बोला कि कोपियस, कोपियस का मतलब क्वांटिटी की बात होती है, कोपियस का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, यानी कि अमाउंट की बात हो रही है, क्वांटिटी, तो जो स्टूल का क्वांटिटी है ना, स्टूल का क्वांटिटी वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा रहेगा, इसी को हम लोग प्रोफ्यूज बोलते हैं। ठीक है, कैरेक्टर में क्वांटिटी कैसा रहेगा, स्टूल का ज्यादा रहेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफ्यूज बोलते हैं। ठीक है, एग्जॉस्टिंग, दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला कैरेक्टर में, एक कैरेक्टर ये था, दूसरा एग्जॉस्टिंग, थकान बहुत होगा उसमें, एग्जॉस्ट हो जाएगा। एग्जॉस्टिंग का मतलब बार बार और ज्यादा क्वांटिटी में स्टूल करने के बाद और ज्यादा वीक हो जाता है, तो क्योंकि बार बार फ्रिक्वेंटली स्टूल हो रहा है इसमें, फ्रिक्वेंट स्टूल होने की वजह से पेशेंट कैसा हो जाता है, पूरा थका हुआ रहता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं ग्रेट थ्रस्ट, उसके साथ में थ्रस्ट भी बहुत ज्यादा रहता है, थ्रस्ट क्या रहेगा, एक्सेसिव थ्रस्ट रहता है, और हमने थ्रस्ट के बारे में पहले भी बताया कि इसका जो थ्रस्ट है वो बहुत ज्यादा रहेगा, जिसमें बर्निंग भी होगा, पानी पीता जाएगा, लेकिन थ्रस्ट इनस्टेबल रहता है, प्यास नहीं बुझता है, तो ऐसा एसिटिक एसिड होता है। इसलिए मैंने पहले कहा कि थ्रस्ट एनीवेयर, हर जगह उसको थ्रस्ट होता है, लेकिन फीवर के समय उसको थ्रस्ट नहीं होता है एसिटिक एसिड में।
ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि थ्रस्ट बहुत ज्यादा रहता है एसिटिक एसिड को डायरिया के समय, और उसके साथ उन्होंने बोला कोपियस स्टूल, ठीक है, कोपियस स्टूल रहता है, और साथ में डायरिया, कोपियस एग्जॉस्टिंग, ग्रेट थ्रस्ट। इन ड्रॉप्सी, ड्रॉप्सी के केस में हाइपस, फेटेसिस एंड नाइट स्वेट, ठीक है। तो अब देखो ड्रॉप्सी, बेसिकली ड्रॉप्सी आप सभी लोग जानते हो कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस, तो एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड को। तो ड्रॉप्सी के बारे में हमने पहले भी डिटेल किया है, हाइपस के बारे में हमने पहले बात किया है। हाइपस बेसिकली क्या है, हाइपस को समझो। हाइपस, हाइपस क्या होता है बेसिकली, ये जो है थाइपस ना पुराना टर्म है, हिस्टोरिकल टर्म है। अभी न्यू टर्म जो है इसका चेंज हो गया, लेकिन ये क्या है, थाइपस बेसिकली अभी यूज नहीं होता है, ये हिस्टोरिकल टर्म है। कैसा टर्म है ये, हिस्टोरिकल टर्म है फॉर सीवियर सिस्टमिक इंफेक्शन, फॉर सीवियर सिस्टमिक इंफेक्शन। तो जो बहुत ज्यादा सिस्टमिक इंफेक्शन की बात हो रही है, सिस्टमिक इंफेक्शियस फीवर की बात करते हैं, बहुत सीवियर फॉर्म में जो सिस्टमिक इंफेक्शियस फीवर की हम लोग क्या बोलते हैं, थाइपस कहते हैं, पार्टिकुलरली थाइपस फीवर, इसको हम लोग बोलते हैं थाइपस फीवर कहते हैं, खास करके थाइपस फीवर, राइट। अब देखो थाइपस फीवर में उसके साथ आता है फाइसिस, ठीक है, फाइसिस बेसिकली इस ये जो है बेसिकली ओल्ड मेडिकल टर्म है, ये भी जो है ना, क्योंकि एलन साहब ना पुराने समय में ये बुक्स लिखे थे, उस टाइम का ये बुक लिखा हुआ, इसलिए ओल्ड टर्म यूज किया उन्होंने, ओल्ड टर्म है ये सारे, ठीक है, ओल्ड टर्म है। क्लासिकली रेफरिंग टू, किसको रेफर करता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को, ये किसको रेफर करता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को, और वेस्टिंग डिजीज एंड वेस्टिंग डिजीज। तो जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो बेसिकली रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो बेसिकली होता है ना, उसके बारे में, टीबी के बारे में बात की जा रही है। और अभी भी इसको बहुत सारे लोग पाइसिस को लिखते हैं ट्यूबरकुलोसिस, तो बेसिकली ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की बात होती है, या फिर वेस्टिंग डिजीज की बात होती है। ऐसा कीजिए जिसमें बॉडी का वेट बहुत तेजी से घटता रहता है, एंड उसके साथ क्या बोलते हैं, विथ नाइट स्वेट। तो जो ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट होते हैं ना, उनमें नाइट स्वेटिंग बहुत होता है, और नाइट स्वेटिंग में भी खास करके मॉर्निंग स्वेटिंग होता है। मॉर्निंग स्वेटिंग का मतलब क्या, कि आफ्टर मिडनाइट, आफ्टर मिडनाइट अगर आप देखोगे तो उनको बहुत पसीना होता है आफ्टर मिडनाइट, ठीक है। तो मिडनाइट में इसीलिए उन्होंने लिखा कि फाइसिस विथ नाइट स्वेट, ठीक है। तो ये था हमारा, तो इसीलिए इसको याद रखना है। तो एक चीज हमको याद रखना होगा, टीबी, इसके लिए एक टर्म याद रखिए हमेशा, इस चीज को याद रखने के लिए, कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस प्लस कफ प्लस वेस्टिंग प्लस नाइट स्वेट, नाइट स्वेट प्लस वीकनेस, ठीक है। तो ये हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में था, और साथ में दूसरी चीजें जो थी इसकी, ड्रॉप्सी के बारे में हमने समझा, थाइपस के बारे में समझा, फाइटिसिस के बारे में, और नाइट स्वेट के बारे में। अब आ जाइए आगे देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में। रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोला था, ट्रू ग्रुप, ठीक है, ट्रू ग्रुप्स। अब ये ग्रुप क्या होता है समझो, ट्रू ग्रुप्स की बात उन्होंने कहा, साथ में उन्होंने बोला हिसिंग रिस्पायरेशन, उसके साथ क्या बोला उन्होंने, हिसिंग रिस्पायरेशन, कफ with the with the inhalation, inhalation रेमेडी क्या दिया उन्होंने, एक और स्पॉन्जिया एंड लास्ट स्टेजेज, ठीक है। यानी कि क्रूप क्या होता है, सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए, क्रूप, क्रूप का मतलब होता है अपर एयरवे का इंफ्लामेटरी, अपर एयरवे का इंफ्लामेटरी। सो अपर एयरवे, जो अपर एयरवे है ना, एयरवे दो है, अपर एयरवे एंड लोअर एयरवे, अपर एयरवे का इंफ्लामेटरी, इंफ्लामेटरी या इंफ्लामेशन, ठीक है, अपर अपर एयरवे का इंफ्लामेटरी, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन, ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन, अपर एयरवे का, नॉट लोअर एयरवे, अपर एयरवे का इंफ्लामेटरी
या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन की बात हो रही है, क्लासिकली बार्किंग कफ, ठीक है। खास करके ये कब देखने को मिलेगा, क्लासिकली आपको तब देखने को मिलेगा जब बार्किंग कफ होता है। क्लासिकली कब आपको देखने को मिलेगा, बार्किंग कफ में, बार्किंग कफ, ठीक है। या नॉइजी ब्रीदिंग, या फिर सांस लेगा ना तो उस समय ना उसको आवाज आएगी, नॉइजी ब्रीदिंग, तो जिसमें ना सीटी बजने जैसा, सीटी के बजने जैसा, यानी कि इसलिए उन्होंने लिखा है आगे ट्रू क्रप, ट्रू ट्रू प्रूफ, ट्रू 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 प्रूफ की बात यहाँ पे हो रही है। ट्रू प्रूफ में जो बेसिकली हमारे ओल्ड मटेरिया मेडिका का टर्मिनोलॉजी में सीवियर प्रूपस, सीवियर प्रूपस या फिर लैरेंजियल, या फिर लैरेंजियल ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप की बात होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का ये बात होता है जिसमें हिसिंग रिस्पायरेशन, जिसमें क्या होगा, हिसिंग, सीटी बजने जैसे, हिसिंग, हिसिंग रिस्पायरेशन, यानी कि हमने पहले भी बात बोला कि नॉइजी ब्रीदिंग, बार्किंग का, तो यहां पर हिसिंग रिस्पायरेशन जो है बेसिकली आता है, सीटी का जैसा आवाज जो है उसमें आएगा। एयरवे नैरो होने पर ब्रीदिंग नॉइजी या हिसिंग हो जाता है। अब हिसिंग रिस्पायरेशन कब होता है, हम लोग को समझना होगा कि जब एयरवे, एयरवे कैसा, एयरवे नैरो हो जाए, नैरो हो जाए, ठीक है। तो कफ के साथ में, कफ विथ, कफ विथ द इनहेलेशन, विथ इनहेलेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कफ विथ इनहेलेशन। क्यों इनहेलेशन की बात हम यहां पे ले रहे हैं कि कफ के साथ, कफ के साथ क्या रहा है, इनहेलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कफ विथ इनहेलेशन। खांसी कब होगी इसको, जब सांस लेगा, इनहेलेशन की बात हो रही है, जब सांस लेता है। ये यूजुअली रिस्पिरेटरी कीनोट है, आप इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट कीनोट है। क्या है ये, इंपॉर्टेंट कीनोट है, ये बीबीआई है, बीबीआई है कि सांस लेने के समय खांसी ट्रिगर होता है। नॉर्मल कफ को हम एक्सपायरेशन के साथ एसोसिएट करते हैं, खांसी बेसिकली बाहर की तरफ होता है। यहां इनहेलेशन के टाइम पर कब ये हो रहा है, कफ एग्रावेट कब हो रहा है, इनहेलेशन के टाइम में कफ जब सांस अंदर लेती है ना, उस समय पेशेंट जब ब्रीदिंग अंदर की तरफ खींचता है, ब्रीदिंग जब अंदर की तरफ खींचता है ना, सांस अंदर की तरफ खींचता है, उस एक्शन से कफ ट्रिगर होता है। जब सांस अंदर की तरफ खींचा तो उसके एक्शन की वजह से क्या हुआ, ट्रिगर होता है कफ, और कफ ट्रिगर होता है और उसको खांसी होना शुरू होता है, यानी कफिंग होना शुरू होता है। इसीलिए कफ विथ द इनहेलेशन, यानी कि खांसी कब होगा, जब सांस अंदर की तरफ हम खींचते हैं उस समय। सो एस्पोंजिया भी क्रूप की बहुत अच्छी रेमेडी है, एस्पोंजिया को भी हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, और एलन साहब ने रखा है एस्पोंजिया को, एंड उन्होंने लिखा है लास्ट स्टेज, ठीक है। तो बीमारी की जब लास्ट स्टेज आ जाती है ना, उस कंडीशन में देखेंगे कि बेसिकली ये दवाइयां आती है, या लास्ट स्टेजेज ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम में इनहेलेशन ऑफ, ठीक है। तो ये इनहेलेशन का जो है खांसी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर उन्होंने फिजिकल जनरल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया, स्लीप के बारे में, नींद के बारे में उन्होंने बताया, स्लीप के बारे में, स्लीप के बारे में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा, कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक, यानी कि बैक यानी पीठ के बल नहीं लेट पाता है मरीज। सो ये एसिटिक एसिड का बहुत इंटरेस्टिंग पोजिशनल सिम्टम है, ठीक है। स्लीप बेटर ऑन बैक, स्लीप बेटर ऑन बैक, किसमें, आर्सेनिक एल्बम में। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन, सेंसेशन कैसा, सिंकिंग सेंसेशन होगा एब्डोमेन में, कॉजिंग, जिसकी वजह से क्या आएगा, डिजनिया, रेस्टेस बेटर लाइंग ऑन बेली, पीठ के बल, बेली के बल जो है लेटने में आराम मिलता है। एक और रेमेडी है अमोनियम कार्ब। तो यहां पर सबसे पहली बात उन्होंने क्या किया कि कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक, यानी कि कैन नॉट स्लीप, कैन नॉट स्लीप lying on back,
पीठ के बल मरीज नहीं लेट पाता है, ठीक है, पीठ के बल मरीज नहीं लेट पाता। आप इस इमेज को देखिए कि ये जो लड़की है कैसे सोई है, पीठ के बल बेसिकली लेटने में इसको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, पीठ के बल इसको लेटने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन यहाँ पीठ के बल यानी बेली के साइज में जो बेली है, पीठ है, उसके तरफ लेटने में इसको आराम मिलता है। सो कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक और स्लीप बेटर ऑन बैक। बैक की तरफ कौन सा बेटर से सो पाता है, तो आर्सेनिक एल्बम, ठीक है। यहां पर सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन की बात होती है, सुपाइन पोजीशन, लाइंग ऑन बैक, यानी कि जो लाइंग ऑन बैक को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा पोजीशन कहते हैं, सुपाइन पोजीशन। तो हो सकता है रिपर्टरी में सुपाइन पोजीशन से भी आपको मिल जाए अलग अलग रिपर्टरी में, या लाइंग ऑन बैक से मिल जाए, ठीक है। तो मरीज बैक पर लेटकर कंफर्टेबल स्लीप नहीं कर पाता है। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग सेंसेशन, कैसा, सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन, सिंकिंग सेंसेशन, सिंकिंग सेंसेशन इन एब्डोमेन, सेंसेशन इन एब्डोमेन, यानी कि जो एब्डोमेन है ना उसमें सिंकिंग सेंसेशन। अब सिंकिंग का मतलब समझो, सिंकिंग सेंसेशन का क्या मतलब होता है, सिंकिंग सेंसेशन का मतलब होता है खास करके जब आप के पेट अंदर की तरफ लग रहा हो कि धंस रहा है, ठीक है, पेशेंट के एब्डोमेन में ऐसा फील हो कि पेट अंदर धंस रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंकिंग सेंसेशन, पेट अंदर की तरफ धंस रहा हो। तो मरीज जब पीठ के बल लेटता है ना तो उसका पीठ लगता है कि उसको अंदर की तरफ धंस रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से उसको क्या आने लगता है, पेट अंदर की तरफ धंस रहा है, सिंकिंग सेंसेशन हो रहा है, और जिसकी वजह से कॉज क्या करता है उसको, डिजनिया, डिजनिया, ठीक है। अब उसको डिजनिया होने लगेगा तो सिंपली जो है सिंकिंग सेंसेशन, ये सिंपल बेसिकली जो है पेशेंट का रहता है, तो डिजनिया होने लगता है, सांस की समस्या होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, ठीक है, और रेस्ट बेटर ऑन लाइंग बेली। तो ये बेसिकली एब्डोमिनल में सिंकिंग सेंसेशन जो है बेसिकली इसका पिकुलियर ऑब्जेक्टिव सिम्टम है। क्या है इसका, पिकुलियर ऑब्जेक्टिव सिम्टम है। मरीज के लिए ना हर तरह के सिम्टम होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव सिम्टम होते हैं, ऑब्जेक्टिव सिम्टम होते हैं। तो बेसिकली क्या है ये पिकुलियर ऑब्जेक्टिव सिम्टम, बेसिकली ऑब्जेक्टिव नहीं इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, मरीज खुद जो है बोलता नहीं है, डॉक्टर उसको एब्जॉर्ब करते हैं या अटेंडेंट एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये क्या है, मरीज को महसूस हो रहा है, इसलिए मरीज बता रहा है, तो पिकुलियर सब्जेक्टिव सिम्टम है, पिकुलियर सब्जेक्टिव सिम्टम है, ठीक है, सब्जेक्टिव सिम्टम, ठीक है, सिंकिंग सेंसेशन। डिजनिया में बेसिकली क्या होता है, डिजनिया का मतलब होता है डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, ठीक है, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। तो याद रखिए डिजनिया का मतलब होता है डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजनिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मरीज को बेसिकली क्या होता है, एब्डोमेन के अंदर सिंकिंग सेंसेशन, रिस्पायरेटरी डिस्कम्फर्ट एंड डिजनिया प्रोड्यूस होने लगता है। तो मरीज जब भी पीठ के बल लेटेगा उसका पेट लगेगा कि अंदर की तरफ धंस रहा है, और जिसके वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका पिकुलियर और देखना, मरीज को ऐसे तो दिक्कत हो रहा है, लेकिन रेस्ट, रेस्ट बेटर, बेटर कब मिलता है इसको, बेटर लाइंग ऑन बेली, लाइंग ऑन बेली, बेली के बल लेटने में इसको आराम मिलता है, ठीक है। तो बेली, मरीज को बैक पर लेटना डिस्कंफर्ट होता है, वे जबकि बेली पर लेटना अच्छा लगता है, खास करके सिंकिंग डिजनिया के केस में। तो बेटर डिजनिया इसमें नहीं होगा, मरीज को लेटवा कर आप देख सकते हैं, पेट जैसे ही बोलता है कि सिंकिंग सेंसेशन हो रहा है, और मरीज अगर बेली के बल लेट जाता है तो उसको आराम मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका फिजिकल जनरल का पार्ट। अब आ जाइए इसका हम लोग समझते हैं बेसिकली इसका हेक्टिक फीवर, हेक्टिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट, red spot on left cheek and drenching night sweat, ठीक है, drenching night sweat, no thrust in fever। तो देखो हेक्टिक फीवर को समझना है ना, तो आपको एब्रोटिनम में मैंने इसको पूरे डिटेल में बताया है कि हेक्टिक फीवर कैसा होता है, इसमें टेम्परेचर वेरिएशन कैसे होते हैं, वाइड रेंज में जो टेम्परेचर स्विंग करता रहता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है। तो हेक्टिक फीवर के लिए आपको
जो है देख लेना है अपना एब्रोटेनम का लेक्चर, ठीक है, और उसमें मैंने इसको डिटेल में कवर किया है हेक्टिक फीवर। लेकिन अब देखो हेक्टिक फीवर का कैरेक्टर समझो, वहां हेक्टिक फीवर का कैरेक्टर दूसरा था एब्रोटेनम में, और यहाँ कैरेक्टर दूसरा। इसके हेक्टिक फीवर में स्किन कैसा रहेगा, स्किन बेसिकली ड्राई रहेगा, या अगर हेक्टिक फीवर नहीं है इसका स्किन अगर देखोगे फीवर के केस में तो स्किन कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा एंड हॉट रहेगा। तो स्किन को अगर छुओगे ना तो सूखा सूखा दिखेगा और साथ में गर्म रहेगा, हॉट रहेगा। उसके साथ में क्या रहेगा, रेड स्पॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड स्पॉट। आपको इसके गाल को देखो, जरा गौर से देखो इसके गाल पे, चीक पे ना, बेसिकली लेफ्ट चीक पे रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक। तो इसका जो लाल गाल जो है ना वो लाल रहेगा, खास करके बाएं गाल में बात कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों में दिखाया है इमेज में, लेकिन रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक, लेफ्ट चीक, तो जो बायां गाल है ना उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उस पर लाली आ गई है, रेड कलर का स्पॉट्स आ गया है। एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, उसके साथ क्या हो रहा है, उसको बेसिकली पेशेंट एक्सट्रीमली हॉट फील कर रहा है, साथ में रेड स्पॉट भी निकल आया है, और ये एक पिकुलियर लोकलाइज सिम्टम है। रेड स्पॉट क्या है, एक पिकुलियर, पिकुलियर क्या है, पिकुलियर लोकलाइज, लोकलाइज सिम्टम। ये पिकुलियर है कि फीवर के दौरान सिर्फ बायां गाल लाल हो जाए, दाहिना गाल लाल हो जाए, ये आपको क्या दिखा रहा है, बेसिकली एक टाइप का लोकलाइज पिकुलियर सिम्टम को दर्शाता है, पिक्यूआरएस दर्शा रहा है। इसलिए यहां पर एलन साहब ने इसको जिक्र किया है। साथ में जनरल फेशियल रेडनेस नहीं रहेगा, स्पेशली लेफ्ट चीक पर रेड स्पॉट आपको देखने को मिलेगा। सो मटेरिया मेडिका में ऐसे अनयूजुअल पिकुलियर लोकलाइज सिम्टम से रेमेडी को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान हो जाता है। सो इस तरह के सिम्टम से मटेरिया मेडिका में मेडिसिन को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, यानी कि रात में पसीना बहुत होता है इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें वेस्टिंग के कैरेक्टर मौजूद हैं, फाइटिसिस के कैरेक्टर मौजूद हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के कैरेक्टर मौजूद हैं, ठीक है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हमने बात किया, वेस्टिंग के बारे में बात किया, और जिसकी वजह से इसको रात के समय पसीना बहुत होगा इसके बुखार में, ठीक है। लेकिन नो थ्रस्ट, प्यास नहीं है, नो थ्रस्ट, ये बहुत मार्केबल सिम्टम है इसके फीवर में, नो थ्रस्ट इन फीवर। तो जब ऐसा बच्चा दिख जाए जिसको बुखार है, साथ में उसके दाहिने गाल छोड़कर बाएं गाल पर रेड स्पॉट मिल जाए, स्किन एकदम ड्राई हो, मरीज एकदम गर्मी महसूस कर रहा हो, और रात के समय में जो है बेसिकली उसको खूब पसीना आ रहा हो और साथ में प्यास ना हो, ऐसे मरीज के लिए आपको एसिटिक एसिड बिल्कुल देना है और आपका रिजल्ट बहुत फैंटास्टिक आएगा। अब देखो ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, इतना एक्सेसिव स्वेटिंग कि क्लॉथ जो बेड क्लॉथ तक गीला हो जाए, खास करके रात के समय। तो ड्रेंचिंग में इतना पसीना होगा ना कि बेड क्लॉथ, जो बेडशीट है ना, बेसिकली बेड क्लॉथ है, वो सब गीला हो जाएगा। पेशेंट का जो अपना जो भी कपड़ा पहना है वो तो गीला होगा ही होगा, उसके साथ जो उसने बेड पे बिछा रखा है वो सारे के सारे गीले हो जाते हैं रात के समय। तो ये सारे कैरेक्टर जब आपको दिखे तो आप एसिटिक एसिड याद रखना। तो एसिटिक एसिड के लिए एक ट्रिक है, याद रखो इस ट्रिक को, लेफ्ट चीक, लेफ्ट चीक रेड स्पॉट, लेफ्ट चीक रेड स्पॉट प्लस हेक्टिक फीवर, प्लस हेक्टिक फीवर प्लस नाइट स्वेट, नाइट स्वेट विदाउट थ्रस्ट प्लस विदाउट थ्रस्ट, ये चीजें मिलती है तो फीवर के केस में आपका रेमेडी 100% कंफर्म है, 100% सिमिलमम। ये क्या है आपका 100% सिमिलमम होता है, राइट। तो ये हमने फीवर के केस के बारे में देखा। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा आते हैं। अब यहां पे उन्होंने बोला इट एंटीडोट एनेस्थेटिक वेपर, एनेस्थेटिक वेपर के बारे में बोला कि जो एनेस्थेटिक वेपर होते हैं ना, जो नशा लाते हैं लोगों को, जो आपके कॉन्शियसनेस को खत्म कर देते हैं, आपको बेहोश करने वाले जो वेपर होते हैं उसके बारे में बोल रहे हैं, जिसमें एमल नाइट्रोसम भी है और
फ्यूम ऑफ चारकोल, चारकोल का जो फ्यूम होता है ना, उसको जो है ये एंटीडोट करता है एंड गैस को, और उसमें खास करके ओपियम एंड एस्ट्रामोनियम को, ठीक है। यहां पर उन्होंने बोला साइटर विनेगर, साइटर साइटर विनेगर एंटीडोट कार्बोलिक एसिड। अब साइटर विनेगर क्या होता है, ठीक है। तो साइटर विनेगर क्या है ना, बेसिकली एप्पल से बनता है। किससे बनता है? साइटर विनेगर जो है ना, बेसिकली एप्पल का यानी सेब का सिरका है। एप्पल साइडर, एप्पल साइटर विनेगर, ठीक है, विनेगर से है बेसिकली, जो एप्पल जूस को फ्रेगमेंट करके बनता है। ये कैसे बनता है? एप्पल को फ्रेगमेंट करके बनता है, फर्मेमेंट करके बनता है, फर्मामेंट करके बनता है। और कार्बोलिक एसिड के सिम्टम को, कार्बोलिक एसिड का जो सिम्टम है ना, उसको क्या करता है, साइटर विनेगर उसके इफेक्ट को क्या करता है, काउंटरएक्ट करके न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, वैसा सब्सटेंस है, ठीक है। तो बेसिकली कार्बोलिक एसिड के जो इफेक्ट होते हैं ना, बेसिकली उसको क्या करता है, ये विनेगर उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का काम करने वाला सब्सटेंस होता है। अब आइए आगे समझते हैं इसके रिलेशनशिप के बारे में। इसका जो रिलेशन है दूसरी दवाइयों के साथ वो कैसा है। सो फॉलोज वेल, फॉलोज वेल आफ्टर चिंकोना इन हैमरेज। फॉलो वेल किस दवा का? चाइना का, चाइना का ये फॉलो वेल है। चाइना का क्या है ये? फॉलो वेल। तो फॉलो वेल का मतलब क्या होता है कि वो दवाई जो इसको फॉलो करे। तो इन्होंने बोला कि आफ्टर चाइना इन हैमरेज, चाइना देने के बाद, चाइना या चिंकोना देने के बाद पेशेंट में, खास करके हैमरेज के केस में, हैमरेज के केस में उसका इफेक्ट खत्म नहीं हो रहा है। चाइना बेसिकली कब देते हैं? चाइना हम लोग देते हैं ब्लड या फ्लूइड लॉस के बाद, ब्लड या फिर फ्लूइड लॉस के बाद, आफ्टर हम लोग देते हैं, आफ्टर क्या रहता है, वीकनेस आता है पेशेंट में, तब देते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है चाइना। लेकिन अगर चाइना देने के बाद भी, आफ्टर चाइना, आफ्टर चाइना एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है, देने के बाद भी एक्सट्रीम वीकनेस रहे, क्या रहे पेशेंट में, एक्सट्रीम वीकनेस रहे, पेल अपियरेंसेस रहे, पेल अपियरेंसेस रहे, साथ में कंटिन्यू हेमरेजिक टेंडेंसी रहे, कंटिन्यू हेमरेजिक टेंडेंसी, राइट, कंटिन्यू हेमरेजिक टेंडेंसी बना रहे मरीज में, और साथ में थ्रस्ट रहे, ठीक है, इनस्टेबल लार्ज अमाउंट में। तो हमें क्या रेमेडी देनी है आफ्टर चाइना? बेसिकली देने के बाद हमें ये सब रहे तो हमें एसिटिक एसिड को प्रिस्क्राइब करना चाहिए। ये सब कैरेक्टर मिलता है तो हमें क्या देना चाहिए? एसिटिक एसिड देना चाहिए, राइट। एक तो रेमेडी हमने समझा कि आफ्टर चिंकोना इन हेमरेज। उसके बाद कहा आफ्टर डिजिटैलिस इन ड्रॉप्सी, ड्रॉप्सी में डिजिटैलिस देने के बाद। अब देखो डिजिटैलिस के साथ क्या है, जो डिजिटैलिस दवाई है ना, बेसिकली वो हार्ट की रेमेडी। डिजिटैलिस क्या है? बेसिकली हार्ट रेमेडी। डिजिटैलिस किस पे एक्शन करता है? बेसिकली हार्ट की रेमेडी है। तो डिजिटैलिस इन ड्रॉप्सी, उन्होंने बोला डिजिटैलिस इन ड्रॉप्सी। तो ड्रॉप्सी बेसिकली क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं कि बॉडी में पानी का जमा होने लगना। तो बेसिकली ड्रॉप्सी किस कंडीशन में डिजिटैलिस देते हैं? जब हार्ट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट या कार्डियक वीकनेस रहता है, हार्ट या कार्डियक वीकनेस की वजह से ड्रॉप्सी आता है, उस केस में देते हैं। ड्रॉप्सिकल स्टेट में ये इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन डिजिटैलिस देने के बाद, आफ्टर डिजिटैलिस, आफ्टर डिजिटैलिस, डिजिटैलिस देने के बाद भी पेशेंट में ड्रॉप्सी रहे, ड्रॉप्सी रहे। दूसरा इंटेंस थ्रस्ट रहे, इंटेंस थ्रस्ट रहे, और प्रोफाउंड वीकनेस रहे, प्रोफाउंड वीकनेस रहे।
या हो सकता है कि एसिटिक एसिड की और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिले, तो वहां पर उन्होंने बोला कि आफ्टर डिजिटैलिस आप क्या दे सकते हो, एसिटिक एसिड दे सकते हो, क्योंकि एसिटिक एसिड इसको फॉलो करता है। सो आफ्टर डिजिटैलिस इन ड्रॉप्सी एसिटिक एसिड फॉलो करता है, ठीक है। अब यहां पर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इट एग्रावेट द सिम्टम ऑफ आर्निका, बेलाडोना, लैकेसिस एंड मर्क्सोल, स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोला कि यदि कोई पेशेंट को अर्निका, बेलाडोना, लैकेसिस, मर्क्सोल जैसी दवाई दे रहे हो, अगर उस केस में एसिटिक एसिड देते हो तो उसके परिणाम आपको बहुत खतरनाक देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? सो एग्रावेशन का क्या मतलब होता है? एग्रावेशन का मतलब होता है कि बेसिकली जो कंडीशन है मरीज का या जो भी सिम्टम है मरीज में वो बढ़ जाएगा, एग्रावेट हो जाएगा, यानी कि जितना है उससे ज्यादा हो जाएगा। सो एग्रावेट, तो एसिटिक एसिड देने से आर्निका, अगर आप एसिटिक एसिड देते हैं तो आर्निका के, बेलाडोना के, किस किस रेमेडी की बात हो रही है यहाँ पे? आर्निका, बेलाडोना, लैक्सिस एंड मर्क, यानी कि मर्क्सोल की बात हो रही है। इन सब के सिम्टम बढ़ जाएंगे, इन सब के सिम्टम क्या होंगे? एग्रावेट करेंगे। सो सिम्टम ऑफ इसके एग्रावेट करेंगे, स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना, खास करके स्पेशल हेडेक फ्रॉम बेलाडोना। अब हेडेक फ्रॉम बेलाडोना की बात हो रही है यहाँ पे, तो बेलाडोना का हेडेक बढ़ेगा तो एसिटिक एसिड बेलाडोना के हेडेक को स्पेशली एग्रावेट कर सकता है। एसिटिक एसिड देंगे तो एसिटिक एसिड से बेलाडोना के सिम्टम क्या होंगे? हेडेक क्या होगा? एग्रावेट कर जाएगा, हेडेक एग्रावेट कर जाएगा, बढ़ जाएगा। सो इसलिए बेलाडोना के हेडेक में इमीडिएटली एसिटिक एसिड का यूज करना अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है। इसीलिए जब भी हम बेलाडोना दे तो एसिटिक एसिड का केस ना हो, इस बात का ध्यान रखें। एसिटिक एसिड अगर हम बेलाडोना देते हैं तो इसके सिम्टम को एग्रावेट कर देगा, बेलाडोना के सिम्टम को एसिटिक एसिड एग्रावेट कर देगा। तो अगर पेशेंट बेलाडोना का है तो आप एसिटिक एसिड प्रिस्क्राइब कभी भी नहीं करिएगा, ठीक है। तो याद रख लीजिए कौन कौन सी रेमेडी है जिसके आसपास हमें एसिटिक एसिड प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। आर्निका, बेलाडोना, लैकेसिस एंड मर्क्सोल, ये 4 दवाई याद रखिएगा कि कभी भी हमको एसिटिक एसिड के साथ प्रिस्क्राइब नहीं करना है या इसके आगे पीछे भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि एग्रावेशन हो, क्योंकि ये एप्रोप्रिएट माने जाते हैं, एप्रोप्रिएट है, यूज नहीं करना है। सो यूज नहीं करना है, यूज को अवॉइड करना है। तो ये था हमारा रिलेशन एंड फॉलो वेल। चिंकोना देने के बाद अगर अच्छे से काम नहीं हो रहा है हेमरेज के केस में तो आप एसिटिक एसिड सोचेंगे। डिजिटैलिस देने के बाद ड्रॉप्सी के केसेस में नहीं हो रहे हैं और कुछ ऐसे फीचर्स हैं तो आप एसिटिक एसिड की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों दवाई को ये फॉलो करता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब यहां तक हम लोगों ने आज एसिटिक एसिड को समझ लिया, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि अगले क्लास में हम आप लोग के लिए जो है एकोनाइट लेके आने वाले हैं, एकोनाइट नेप्लस, जिसमें फीयर, सडन, इंटेंसिटी, सिम्टम जो भी मिलते हैं वो सारे आपके साथ हम जो है एलेंस की नोट, जो नेक्स्ट रेमेडी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सी पढ़ेंगे? एकोनाइट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, और कोशिश करिए कि जब क्लास का जो टाइम है बेसिकली रात में 9 बजे जब वीडियो आता है तो आप उस टाइम ही देख पाए, और साथ में अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका जो है एलेंस की नोट की जर्नी छूटे ना, और वो भी साथ में आपके साथ कंप्लीट करते चले जाए, ताकि हम सब लोग जो है होम्योपैथी को सीख सके, होम्योपैथी ग्रो कर सके, और हम लोग का भी जो फ्यूचर है वो ग्रो करे। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग एकोनाइट के सीरीज में।